नमस्ते। मुझे कई साल लग गए ये पता करने में कि किसी भी स्टॉक को, किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए किन किन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, किन किन पैरामीटर्स को बारे में विश्लेषण करना चाहिए। और इस बीच मैंने कई सारी गलतियां करी। वो सारी गलतियों से सीख के अब मेरे पास एक रिफाइंड मॉडल तैयार हो गया है, जिसके बेसिस पे मैं किसी भी स्टॉक को, किसी भी कंपनी को एनालाइज करता हूँ। और ये मुझे मदद करता है हिडन जेम्स या मल्टी बैगर्स फाइंड करने के लिए। तो आओ मैं आपके साथ वो सारे पैरामीटर्स शेयर करता हूँ। लेकिन ये जो पैरामीटर्स हैं वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर ले। पैरामीटर नंबर 1, इंडस्ट्री ग्रोथ। जिस भी कंपनी को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, वो कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है, मैं पहले उसका इंडस्ट्री ग्रोथ फोरकास्ट देखता हूँ। जैसे कि मान लो अगर मैं टाटा स्टील को एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं स्टील सेक्टर का ग्रोथ देखूंगा। अगर मैं किसी बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं बैंकिंग सेक्टर के या इंडस्ट्री ग्रोथ देखूंगा। भविष्य में क्या होने वाला है, राइट? तो ऑब्वियसली भविष्य अनसर्टन है, तो आपको खुद का जजमेंट यूज़ करना है पता करने के लिए कि कितना वो इंडस्ट्री ग्रोथ कर सकती है। आपको कई रिसर्च रिपोर्ट्स दिखेंगी, आप उनको पढ़ सकते हैं। जस्ट डोंट गो बाय व्हाट द रिसर्च रिपोर्ट सेज। जो रिसर्च रिपोर्ट में लिखा है वो उसको बिना पढ़े, बिना समझे अज्यूम मत कर लीजिए कि वो इंडस्ट्री ऐसे ही ग्रोथ करेगी। आप उन फैक्टर्स को देखिए कि क्या कारण है जो वो इंडस्ट्री के फेवर में है और क्या कारण है जो वो इंडस्ट्री के अगेंस्ट जा सकते हैं। उसके बाद अपना खुद का जजमेंट यूज़ करें। तो मैं जनरली किसी भी कंपनी या किसी भी स्टॉक में तभी निवेश करता हूँ जब उसका इंडस्ट्री ग्रोथ 12% या उससे ज़्यादा का हो। अब ये 12% का नंबर कहाँ से आया? इसके पीछे भी एक लॉजिकल रीज़न है। तो इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट अराउंड 7% के आसपास फोरकास्टेड है, जो अगले 5 साल 10 साल तक एवरेज जीडीपी ग्रोथ रह सकता है। और हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.5-5% के आसपास रहता है। तो आप अगर जीडीपी ग्रोथ रेट को इन्फ्लेशन रेट के साथ जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। सो मैं ऑब्वियसली किसी ऐसी इंडस्ट्री को पसंद करूंगा जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट या तो भारत के ग्रोथ रेट के बराबर हो या उससे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करे। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि अगर भारत 12% के नॉमिनल जीडीपी से ग्रो कर रहा है तो हर एक इंडस्ट्री 12% से ग्रो करेगा। हो सकता है कुछ इंडस्ट्री 5% से करें, कुछ इंडस्ट्री 8% से ग्रो करें, जबकि कुछ इंडस्ट्री 15% से भी कर सकती हैं, कुछ इंडस्ट्री 20% से भी कर सकती है। तो शेयर मार्केट हमेशा हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज़, हाई ग्रोथ कंपनीज़ को ज़्यादा वैल्यू करता है, उन्हें ज़्यादा पी देता है, ज़्यादा पी रेशियो देता है और उनके स्टॉक के वैल्यूएशन भी ज़्यादा मिलते हैं। दूसरा पॉइंट, कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स पता करता हूँ मैं। कंपनी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, क्या प्रोडक्ट बनाती है, कौन से सेगमेंट्स में काम करती है, कौन से मार्केट में अपना माल बेचती है, ए टू जेड कंपनी के बारे में हर एक चीज़ एकदम बारीकी से मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। और उसके साथ मुझे ये पता करना है कि कंपनी के पास ऐसा क्या यूनिक है, क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो उसको इंडस्ट्री में दूसरे कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करता है, राइट? अगर कंपनी के पास ऐसा कोई यूनिक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है तो हो सकता है कि कॉम्पिटिटर आके उसका ग्रोथ छीन ले, राइट? तो ऑलवेज आई लुक फॉर कंपनीज हु हैव यूनिक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज हो कंपनी का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। हो सकता है स्केल हो, लाइक अगर आप मारुति सुजुकी देखोगे तो वो इतनी सस्ती गाड़ियाँ इसलिए बेच पाते हैं क्योंकि वो बल्क में बड़े स्केल पे गाड़ियाँ बेचते हैं, राइट? अगर
वही रेट पे BMW या ऑडी अगर सेम प्रोडक्ट भी उनको बनाना हो तो वो ना बना पाए, क्योंकि मारुति के पास वो ऑपरेटिंग लेवरेज है। सिमिलरली हर कंपनी के पास कुछ ना कुछ यूनिक एडवांटेज हो सकता है, तो मैं ऐसी ही कंपनी सिलेक्ट करूँगा जिसके पास कुछ यूनिक एडवांटेज हो, ताकि अगर कॉम्पिटिटर्स चाहें भी, जो जनरली हर कॉम्पिटिटर चाहता है कि वो सबसे तेज़ी से बढ़े, वो सबसे आगे बढ़े, राइट। तो मेरी जो कंपनी हो जिसमें मैं निवेश करना चाहता हूँ उसके पास ऐसा क्या यूनिक एडवांटेज है, अगर कॉम्पिटिटर चाहे भी तो भी वो मेरे ग्रोथ को इम्पैक्ट ना कर पाए। तो ये सेकेंड फैक्टर रहा कि कंपनी के बारे में हर चीज़ जाननी है और एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि कंपनी या तो मिनिमम इंडस्ट्री ग्रोथ रेट पे ग्रो करेगी या इंडस्ट्री ग्रोथ रेट को भी आउट परफॉर्म करके उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी। तीसरा फैक्टर वो है मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैनेजमेंट बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो वो किसी एवरेज बिजनेस से भी अच्छा रिटर्न्स, अच्छा ग्रोथ प्रोड्यूस कर सकता है। जबकि अगर मैनेजमेंट खराब हो तो वो किसी अच्छे बिजनेस को भी बर्बाद कर सकता है या उसको भी नुकसानी में ले जा सकता है। तो आप कहोगे कि मैनेजमेंट के बारे में कैसे पता करें, तो आप कंपनीज़ के कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करें। जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल करती हैं, जो आपको यूजुअली यूट्यूब पे मिल जाएगा या उस कंपनी की वेबसाइट में इन्वेस्टर सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाके कॉन्फ्रेंस कॉल्स सुने, उसमें मैनेजमेंट के टोन को सुने और पिछले एटलीस्ट 2 क्वार्टर के कॉन्फ्रेंस कॉल आप सुने और फिर आप देखें कि जो मैनेजमेंट गाइडेंस देता है भविष्य के लिए, क्या वो खरा उतरता है या नहीं। क्या मैनेजमेंट बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, क्या मैनेजमेंट कंजर्वेटिव है, वो ग्रोथ गाइडेंस देता है 8 से 10% बट जनरली उससे ज़्यादा ही ग्रोथ करता है। दूसरा, मैनेजमेंट के एथिक्स कैसे हैं, राइट। मैनेजमेंट अगर एथिकल नहीं है तो वो कंपनी को गलत रास्ते भी ले जा सकते हैं। बाकी आप जो मैनेजमेंट में की मैनेजमेंट पर्सनल है, जो CEO है या MD है, जो मेन लीड है, राइट, उसके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, आपको आर्टिकल्स मिल सकते हैं, कुछ वीडियोस मिल सकते हैं। आप उस मैनेजमेंट के बारे में जितना ज़्यादा सुनेंगे आपको एक धीरे धीरे अंदाज़ आने लगेगा कि वो मैनेजमेंट सही है या नहीं। बिकॉज आप अगर उस कंपनी में निवेश कर रहे हो और वो मैनेजमेंट उस कंपनी को चला रहा है तो आपका पैसा उस मैनेजमेंट के हाथों में है इनडायरेक्ट वे में, राइट। अगर वो कंपनी को अच्छे से चलाएंगे तो आपका पैसा तेज़ी से आगे बढ़ेगा, आपके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। अगर वो पैसे को मिसयूज़ करेंगे तो वो आपके शेयर के प्राइस घट सकते हैं। तो मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और मैनेजमेंट में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो देखनी है कि मैनेजमेंट में विजिबिलिटी है कि नहीं अपनी कंपनी को बड़ा बनाने की। कुछ कुछ मैनेजमेंट्स आपको दिखेंगे जो अपनी कंपनी को छोटा रखने में ही खुश हैं, वो 10-15% के ग्रोथ से ही खुश हैं। वो कुछ यूनिक सोच नहीं रहे हैं, वो कुछ ये नहीं सोच रहे हैं कि आज मेरी कंपनी जितनी है मुझे उसको 5 गुना 10 गुना बड़ा करना है अगले 10 साल 15 साल 20 साल में, राइट। तो मैनेजमेंट में वो विजन, वो हंगर है या नहीं, तो इस फैक्टर को भी बहुत इम्पॉर्टेंट है देखना। चौथा और सबसे लास्ट में आता है वैल्यूएशन, राइट। तो कंपनी के वैल्यूएशंस क्या हैं, अगर एस्टैब्लिश्ड कंपनी है तो उसका प्राइस टू इक्विटी क्या है एज़ कंपेयर टू इट्स पीयर्स, हिस्टोरिकल पी कैसा है। अगर कंपनी हाई ग्रोथ फेज में है तो पी माइट नॉट बी अ गुड इंडिकेटर, तब आप उसके पेग रेशियो देख सकते हो कि कंपनी का पेग रेशियो कितना है। जनरली मैं वैसी कंपनीज प्रिफर करता हूँ जिसका पेग रेशियो 1 के आसपास है, मैक्सिमम 1.5 के आसपास। उससे बियॉन्ड है तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता हूँ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए।
और एक फैक्टर है जो देखना चाहिए कि दुनिया में या इंडिया में कुछ ऐसा पाथ ब्रेकिंग तो नहीं हो रहा, जैसे कि आप देखोगे क्विक कॉमर्स, राइट? तो पहले जो रिटेल किराना दुकान थे, आजकल लोग एटलीस्ट मेट्रो सिटीज़ में वहाँ धीरे धीरे कम जाने लगे हैं, बिकॉज कन्वीनियंस पे, क्विक कॉमर्स पे आप ऑर्डर करो और आपको घर पे डिलीवर हो जाता है। कई कई केसेस में अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है, राइट? तो अगर किसी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लोगों की पैटर्न्स उस इंडस्ट्री को यूज़ करने के वो चेंज हो रहे हैं, तो उस फैक्टर को भी आपको देखना पड़ेगा, उसको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वैल्यूएशन को देखते वक्त कि कंपनी कौन से बिजनेस में है, इन द सेंस इज़ द बिजनेस सिक्लिकल और इज़ इट अ नेसेसरी कंसिस्टेंट बिजनेस। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स देख लो या दवाइयों का बिजनेस देख लो, राइट? अगर कोई इंसान बीमार है तो उसको दवाइयाँ लेनी ही पड़ेंगी, राइट? ये नहीं होगा कि नहीं अभी हम टाल देते हैं, 3 महीना 6 महीने बाद खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता। सिमिलरली आप जो FMCG गुड्स देखोगे, राइट? शैम्पू हो गया, खाने की चीज़ें हो गई, वो चीज़ आपको खरीदना ही खरीदना है, चाहे रिसेशन चल रहा हो, चाहे आपके जेब में तंगी हो। कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको खरीदने ही पड़ेंगे। तो ऐसे बिजनेसेस हैं जो कभी भी, चाहे रिसेशन आए, चाहे अच्छा टाइम हो, बुरा टाइम हो, वो कंसिस्टेंटली धीरे 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 करके ग्रो करती ही रहती हैं। तो मार्केट जनरली ऐसे बिजनेसेस को हायर वैल्यूएशन देता है, बिकॉज इनकी ग्रोथ की विजिबिलिटी कई कई सालों तक रहती है। जबकि कुछ बिजनेसेस ऐसे भी हैं जो सिक्लिकल है, जैसे मान लो ऑटोज़ हो गए, राइट? आपको गाड़ी खरीदनी है, अगर आपका बोनस अच्छा आया या आपके बैंक में अच्छे बैलेंस पड़े हैं तो आप गाड़ी खरीद लोगे। और आप उसमें ये भी देखोगे कि अगर आप लोन पे ले रहे हो तो इंटरेस्ट रेट कितना है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो आप शायद टाल भी सकते हो कि ठीक है अभी नहीं लेते हैं, जब 6 महीना 1 साल रुक जाते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तब खरीद लेंगे। तो वैसे बिजनेसेस को सिक्लिकल बिजनेस कहते हैं। तो सिक्लिकल बिजनेस में जनरली जो वैल्यूएशन मल्टीपल मार्केट देता है वो कंपैरेटिवली कम देता है। तो ऑलवेज यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर आप किसी सिक्लिकल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप साइकिल के टॉप पे तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सिक्लिकल बिजनेस इज़ लाइक उसमें ढलान आती है, उसका ग्रोथ कम होता है, फिर उसका ग्रोथ बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है। तो ऐसे उसका एक साइकिल होता है। तो मेक श्योर कि अगर आप किसी सिक्लिकल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो वो कंपनी, वो इंडस्ट्री अभी अपने साइकिल के किस फेज़ में है। अगर वो पीक पे है या हाई ग्रोथ फेज़ पे है और आपको लगता है कि अगले 6 महीना 1 साल में ग्रोथ गिर सकती है, तो उससे भी संभल के रहिए। तो दोस्तों, मैं इन सारे फैक्टर्स को देखता हूँ किसी भी कंपनी, किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते वक्त, और जो कंपनी इन सारे फैक्टर्स पे खरी उतरती है मैं सिर्फ उन्हीं कंपनियों में निवेश करता हूँ। और आप भी अगर इसको डिलीजेंटली फॉलो करें, अपना रिसर्च ईमानदारी से करें, सही समझ के साथ करें, तो हो सकता है आप भी मल्टीबैगर स्टॉक्स, मल्टीबैगर कंपनीज ढूंढ पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे अच्छे वीडियोस मिलते रहें, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।